नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इस्माइल है और इस्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर के एनवायरमेंटल का फर्स्ट चैप्टर, हमारा पर्यावरण, जो इग्नू और ड्यू के सिलेबस से है और यह भाग 2 है, पार्ट 2। आज इस वीडियो में सिर्फ हम 2 टॉपिक क्लियर करेंगे, मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध, और दूसरा है जो संपोषणीयता और सतत विकास का संकल्प। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है 1.4, मानव पर्यावरण संबंध। मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, कैसे समझौते हैं, क्या ऐसे जो है जो हम एक दूसरे से बंधे पड़े हैं। इसके बारे में हम इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, यदि हम मानव और सभ्यता के इतिहास को देखें तो 2 भिन्न स्थितियां दिखाई देती है। पहली स्थिति ये है कि मनुष्य ने पर्यावरण के साथ समझौता अथवा अनुकूल कर लिया है। दूसरी स्थिति में जो पर्यावरण के साथ समझौता अथवा अनुकूल नहीं कर पाए वो नष्ट हो गए हैं। तीसरा पॉइंट है, इसी प्रकार की स्थिति पादप और जंतु में भी देखा जा सकता है, यानी कि इसी प्रकार की स्थितियां पेड़ पौधे जीव जंतु में भी देखा जाता है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे ही मानव ने प्रकृति को वश में करने के लिए ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी विकसित कर लिया है। मानव ने जीवन स्तर को बेहतर और जीवन को अधिक सुविधाजनक बना दिया है, जिससे पर्यावरण की अपूरणीय क्षति हुई और मानव समाज के साथ साथ पृथ्वी ग्रह की उत्तरजीवी के लिए भी खतरा हो गया है। कहने का मतलब यह है कि मानव अपने लालसा में आ करके पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाया है, इतना पहुंचाया है कि जिसका उसको पूर्ति किया नहीं जा सकता है। मानव विकास के लालच में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है और मानव के जीवन जीने की दिक्कतें हो रही है। इसलिए यह समझा गया है कि विकास और प्रकृति के संरक्षण के बीच एक संतुलन होना चाहिए। इसका यह मतलब हुआ कि पर्यावरण और मानव के विकास के बीच में एक डील होनी चाहिए, एक संतुलन बनाए रहना चाहिए कि हाँ, जिससे कि ना पर्यावरण को भी ज़्यादा नुकसान हो और मानव विकास भी कर ले। मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सतत विकास योजना रखना चाहिए, यानी कि एक सतत विकास है जो एक जिससे भावी पीढ़ी को जो चीज़ हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खनिज पदार्थ वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक वही चीज़ जो हमें भावी पीढ़ियों को भी मिले, जो भविष्य में उनको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, सतत विकास के बारे में। लेकिन अभी हम मानव पर्यावरण संबंध के विभिन्न अभिगमों यानी निश्चयवाद, संभववाद और पर्यावरणवाद की चर्चा करेंगे। आइए अब हम निश्चयवाद जानते हैं। निश्चयवाद क्या है? यह संकल्पना जर्मनी के भूगोलविद फ्रेडरिक रेजल द्वारा विकसित की गई थी, जिसके बाद में एल्सवर्थ हंटिंगटन द्वारा विस्तारित किया गया था। निश्चयवाद में प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करता है, यानी कि निश्चयवाद में कहा गया है कि जो प्रकृति है मनुष्य को नियंत्रित करता है, प्रकृति मनुष्य का नियंत्रण करता है, अथवा पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया है, यानी कि जो पृथ्वी है मनुष्य को बनाया है। इसे पर्यावरण निर्धारणवाद भी कहा जाता है। निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य को काफ़ी हद तक प्रकृति से प्रभावित होता है। इसमें मनुष्य प्रकृति की पूजा करता है, यानी कि जो निश्चयवाद में है मनुष्य जो है प्रकृति की पूजा करता है। आइए आप संभववाद समझिए। यह शब्द फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेवरे द्वारा दिया गया था। संभावनावाद हमेशा निश्चयवाद का आलोचना करता है। ऐसा मानना पर्यावरण संबंध का विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति से प्रभावित हुआ है। संभावनावाद बताता है कि भौतिक पर्यावरण जैसे जल, मृदा, वातावरण इत्यादि ये निष्क्रिय होते हैं, यानी कि काम करने के योग्य नहीं होते हैं, और मनुष्य सक्रिय है, यानी कि काम करने वाले हैं, जो पर्यावरणीय संभावनाओं के व्यापक विस्तार के बीच चयन करने के लिए हमेशा स्वतंत्र है। संभावनावादियों द्वारा इस पर सहमति हो गई थी कि
मनुष्य में प्रकृति को पूर्णतः वश में कर लेने की क्षमता नहीं है और न ही वह सदैव इस पर विजय पा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह था कि इसमें मनुष्य कितना भी कोशिश कर ले वो प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उसे वश में नहीं कर सकता है। आइए अब तीसरा टॉपिक देखते हैं, पर्यावरणवाद अथवा पारिस्थितिकीय अभिगमन। यह अभिगमन पारिस्थितिकी के मौलिक सिद्धांत पर आधारित है, मूलभूत आवश्यकताओं पर, जो एक तरफ जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच और दूसरी तरफ पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के मध्य परस्पर क्रियाओं का अध्ययन है। इस अभिगमन में मनुष्य को प्रकृति या पर्यावरण पर अभिन्न भाग के रूप में वर्णित किया जाता है। मनुष्य के सबसे कुशल और बुद्धिमान होने के कारण उसकी प्राकृतिक पर्यावरण को उतना उत्पादक और स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है जितना उसे होना चाहिए। दूसरा हमारा टॉपिक है 1.5, संपोषणीयता और सतत विकास की संकल्पना। सतत विकास की संकल्पना को आवर कॉमन फ्यूचर यानी कि हमारा समान भविष्य नामक शीर्षक की रिपोर्ट में औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। यह रिपोर्ट वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि WCED पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग द्वारा गठित दल के विचार विमर्श का परिणाम थी। इसका अध्यक्षता तत्कालीन नॉर्वेजियन प्रधानमंत्री ग्रो हेल्मन ब्रुटलैंड द्वारा ली गई थी। ब्रुटलैंड आयोग ने सतत विकास को ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया था जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों द्वारा अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में कोई समझौता किए बगैर पूरा करता हो। यानी कि ब्रुटलैंड ने कहा था, इसका उदाहरण दिया था कि सतत विकास जो है ऐसे बनाए रखें जो भावी पीढ़ी है उनको कोई मतलब किसी चीज़ के लिए कमी ना पड़ जाए। जैसे अभी वर्तमान पीढ़ी के लिए जो खनिजें वगैरह जो अभी उपलब्ध है वो एक न एक दिन ख़त्म हो जानी है। तो ब्रुटलैंड का कहना था कि ऐसे उसका इस्तेमाल करें कि आगे चलकर भविष्य में जो भी भावी पीढ़ी होंगे उनके लिए भी मतलब वो खनिज पदार्थ बचा रहे और वो किसी के लिए समझौता ना कर पाए। और कि दूसरा पॉइंट है, सतत विकास के संकलन को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर अब भली प्रकार स्वीकार कर लिया गया है। मतलब अब जो है सतत विकास की जो संकल्पना है वो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर अब स्वीकार कर लिया गया है। यह 1992 में रियो सम्मेलन के बाद से लंबी बहस और परिचर्चा के बाद अब एक प्रबल वैकल्पिक मॉडल के रूप में उभरा है। सतत विकास के 3 स्तंभ हैं। पहला जो है पर्यावरण है, आर्थिक है और सामाजिक है। सतत विकास के ऊपर 2 टॉपिक और है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दे दिया जाएगा। और बाकी जो है इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसमें ऐड नहीं किए हैं और थर्ड पार्ट में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और कोई इस चैप्टर से लेकर के कोई रिलेटिव कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता देना। थैंक यू सो मच।